हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। सॉरी डिले हुआ, एक्चुअली कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे। हमने वीडियो तो बनाया था बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट अपलोड इट। तो एक नया वीडियो मैं सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस टाइम वी आर टेकिंग इकोनॉमी एंड द मोडस ऑपरेंडी वुड बी लाइक दैट कि हम छोटे छोटे वीडियोज़ बनाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के आसपास ईच वन, सो दैट यू कैन जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन, और या फिर हम इसे बाद में क्लब कर देंगे, ठीक है। So without wasting time, we will start it. Our motto is minimum time, maximum output. कहने का मतलब है कि पूरा महीने का इकोनॉमी हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, खास करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि हमारे टारगेट यूजुअली कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे इकोनॉमी के टॉपिक्स लाएं जो मोर रेलिवेंट हो लॉन्ग टर्म बेसिस पे, नॉट ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस, ठीक है। आज पढ़ें तो हमेशा ही काम आए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे रफाल का the news was into picture in near about 2015 and so, लेकिन the question was asked in 2024 प्रीलिम्स। तो आप इस तरह से रेलिवेंट वीडियोस को समझें कि इसका रेलिवेंस बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम डालने की कोशिश करेंगे एंड वी विल इम्प्रोवाइज अपॉन इट। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। So the first topic is a very good one, but I will now explain it to what is it all about. India has become the fourth world largest economy. दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, बट देर इज़ अ क्लॉज इन इट, नॉमिनल जीडीपी। ओके, इट इज़ नॉट इन रियल जीडीपी, दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है ये आप जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही विश्वसनीय आदमी ने बोला है। नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम जी ने ये बात कही, और इंडिया ने सरपास कर लिया जापान को विथ अ नेट 4.187 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है। अब आप मुझे पोस्ट करके बताएंगे कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, ठीक है। अब मैं क्लू के लिए बता देता हूँ कि मिलियन में 6 होते हैं, बिलियन में 9 होते हैं, तो ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सो कमेंटेड। तो इंडिया ने जापान को सरपास कर लिया है, और ये भी प्रेडिक्ट किया है कि हम बहुत ही जल्द जर्मनी को भी क्रॉस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है, दैट इज़ इकोनॉमी, दैट इज़ रनिंग ऑन अ वेरी स्लो पेस, 0 से 1% के बीच में इसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए 0 से 1% ग्रोथ मतलब नॉमिनल ग्रोथ है, एकदम नॉमिनल इस टर्म में नहीं, नॉमिनल मतलब बहुत ही कम, आप ऐसे समझेंगे, ठीक है। ये वाला नॉमिनल और रियल का मैं अंतर समझा दूंगा अभी आपको, ठीक है। तो आप जर्मनी का प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ जो है 0% है 2025 में, और उसके बाद 2026 में 0.9%। तो आप समझ लीजिए कि ग्लोबल ट्रेड टेंशंस के कारण में जर्मनी की हालत बहुत ही खस्ता है, वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो चुकी है, ठीक है ना। वही इंडिया के जो प्रोजेक्टेड है, मतलब कि वो 6.2% की रफ्तार से जो है, ये हमारी नहीं, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है। और आप मार्क करिएगा, इस मैगजीन का नाम याद रखिएगा, इस पब्लिकेशन का, क्योंकि ये 2016 में प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है, UPSC प्रीलिम्स में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। और पिछले 10 वर्षों में, 5 डिकेड में भारत ने अपनी जीडीपी को डबल कर लिया है। 2.1 ट्रिलियन थी 2015 में, उससे जब मोदी जी आए थे, और आप समझ लीजिए कि ये डबल है, ठीक है, 4.19 ट्रिलियन है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है। लेकिन अब जो इसमें एक मतलब कैसे बोले, एक ट्विस्ट है, वो मैं बता देता हूँ। कुछ इसमें है ऐसा जो लोगों को खुश होने से रोक रहा है। एक होता है नॉमिनल, स्पेलिंग रॉन्ग है, नॉमिनल, और दूसरा होता है रियल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड आउट हियर। जो नॉमिनल होता है ना, वो जो है करंट प्राइसेस पर होता है। करंट प्राइसेस पे क्या मतलब, जो वर्तमान में प्राइस चल रही उससे जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल, और अभी मान लो चावल के दाम मान लिया कि 40 रुपये किलो है, ठीक है, तो 40 रुपये ही जोड़े जाएंगे। बट कि जब रियल होता है ना, तो करंट प्राइसेस पे नहीं, फिक्स्ड प्राइसेस पे जोड़े जाते हैं। अब फिक्स्ड कैसे होता है, एक ईयर होता है जो बेंचमार्क होता है, उसको हम मान लेते हैं। इंडिया के टर्म में 2011-12 है, जो 2011-12 है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके जो प्राइसेस थे उसको फिक्स कर दिया गया। मान लीजिए उस समय चावल के दाम 20 रुपये प्रति केजी रही होगी, ठीक है, तो उसको मान लिया गया कि 20 रुपये प्रति केजी है, ठीक है। और आज भी जब हम जोड़ेंगे कि कितना बढ़ा दाम या कितना इकोनॉमी बढ़ी, तो 20 रुपये के दाम से ही जोड़ेंगे, ठीक है। इससे पहले जीडीपी क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक है। जीडीपी जो है ना, टोटल
समझे ना, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, ठीक है, जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है विद इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर में, उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में आपको दो तीन चीज़ें समझ आएंगी। पहला तो इकोनॉमी और कंट्री के बीच के अंतर को हम समझेंगे, ठीक है। कंट्री और इकोनॉमी तो एक ही जैसा हम इस्तेमाल करते हैं, हाँ करते हैं तो, लेकिन दोनों एक नहीं है। फॉर एग्जांपल हांगकांग इकोनॉमी अलग है चाइना मेनलैंड से। हांगकांग जो है चाइना मेनलैंड, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं, DPRC, वो एक अलग इकोनॉमी है और हांगकांग एक अलग इकोनॉमी है। इस बात को आप बहुत ही गहराई से समझेंगे, ठीक है। और भी है, सिर्फ हांगकांग ही नहीं है, उसके साथ साथ ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत बहुत सारे देश, जिसमें भारत भी आता है, एक अलग देश रिकॉग्नाइज नहीं करता, बल्कि एक अलग इकोनॉमी रिकॉग्नाइज करता है कि ताइवान इज़ अ डिफरेंट इकोनॉमी, ए सेपरेट इकोनॉमी, ठीक है। इसीलिए ताइवान के इंडिया में एम्बेसी नहीं है, कल्चरल ऑफिसेस हैं। कहाँ पर, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी रिसेंट में एक और खुला है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि इंडिया में ताइवान के क्या नहीं है, तो भाई कोई एम्बेसी की ऑफिस नहीं है, ठीक है। तो क्या चीज़ है इंडिया में, उसका कल्चरल ऑफिसेस है। ये आप उसको बता देंगे कि कहाँ कहाँ पर है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है, कि हाउ डज़ इट वर्क, ठीक। इसी तरह से मकाऊ है चाइना में ही, तो फिर चाइना के फिर इंडिया का आप ले सकते हैं। तो इंडिया कंट्री और इकोनॉमी दोनों एक है, बोथ आर सेम, ठीक। कंट्री एंड इकोनॉमी बोथ आर सेम, ठीक। तो इस तरह से आप समझेंगे, ठीक। उतना आ गया। दूसरी चीज़ और एक समझा देता हूँ जीडीपी में, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं, इवन इंक्लूडिंग इट्स एम्बेसी, ठीक है, इट्स शिप्स, ठीक है, जो आपके हैं, ये सब इंडियन इकोनॉमी में काउंट होंगे जीडीपी में। और जीएनपी में जो है सिर्फ इंडियन पीपल द्वारा, फॉर एग्जांपल जो इंडियन कंपनीज है, उन्होंने जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए वही है, अमेजोन का नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी फॉरेन एंटिटी के होल्डिंग कोई कंपनी इंडिया में प्रोड्यूस करे तो जीएनपी में उसका कैलकुलेशन नहीं होगा, जीडीपी में होगा, ठीक है। अगर कोई आदमी फॉर एग्जांपल एक एनआरआई यूएस में कमा रहा है, और तो उसकी इनकम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में होगी, लेकिन जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगी, ठीक है। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मैं इस पर एकदम बात करूंगा, लेकिन आप सीधे सीधे मोटे अंतर में समझ लें कि टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू के टर्म्स में, वैल्यू नॉट क्वांटिटी, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी विद इन अ फिक्स स्पैन ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड स्पैन टाइम होता है, यूजुअली अ ईयर, ठीक है, इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक। तो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी बढ़ी है करंट प्राइसेस में, ठीक है, रियल जीडीपी के टर्म्स में इंडिया नहीं है ये चीज़। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जश्न का माहौल नहीं बन पाया है। लेकिन ये न्यूज़, क्योंकि हम सब भारत के मतलब लाल हैं, और हम सब चाहते हैं कि भारत एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर इकोनॉमिक टर्न हो, तो उसके लिए हमें बहुत खुशी है। लेकिन मैं इससे ज़्यादा खुश होता अगर रियल आउटपुट में होता, तो ये बात ठीक है। तो रियल जीडीपी नहीं है, नॉमिनल जीडीपी है। रियल जीडीपी होता तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होता, ठीक है। और भी बाकी सब चीज़ें वो सब आप पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने दिखा दिया, ये लिख भी दिया था कि आप इसको कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये एक्चुअल ग्रोथ बताता है, ठीक है। और नॉमिनल है विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये जो है ना कि कभी कभी छलावा भी हो सकता है, ठीक है। मिराज, इट कैन बी अ मिराज, मृग बोलते हैं, ठीक है। इट कैन बी अ मिराज, ठीक। तो बाकी सब आप पढ़ लेंगे, जो मेन था ये मैंने क्रक्स बता दिया। वी विल टॉक अबाउट द क्रक्स ओनली, बाकी सब कुछ लिया। अब न्यू ऑयल कॉन्फ्लिक्ट, ये मैंने इसलिए लाया क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ओपेक प्लस क्या है ये मैं आपको अच्छे समझा दूंगा, ओपेक और ओपेक प्लस दोनों, ठीक है। तो ओपेक प्लस ने जो है इंक्रीज करने की फैसला ले लिया है, कितना, 4,11,000 बैरल पर डे, ठीक।
ठीक है, दैट वी विल इंक्रीज आवर ऑयल प्रोडक्शन 4,11,000 बैरल्स पर डे, ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो आप इतना हम रोज़ बढ़ाएंगे, ठीक। तो इतना बढ़ाने का जो फैसला ले लिया है उन्होंने, तो अब इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि प्राइस डाउन होंगे, ठीक है। अब ये किसके हित में नहीं है? एक्चुअली यूजुअली सऊदीया जो है हमेशा चाहता है कि थोड़े प्राइसेस ऑयल के ज़्यादा रहे ताकि हम ज़्यादा कमाएं, लेकिन कुछ ओपेक के मेंबर्स जो है ना नॉन कंप्लाइंस करते हैं, हमेशा कंप्लाइंस नहीं करते ओपेक प्लस के, जैसे कजाकिस्तान है, इराक है, ये डिनाई कर देते हैं, तो इनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। और फिर रशिया और जैसे यूएस जैसे डिस्काउंटेड प्राइसेस में जो तेल बेच रहे हैं उससे भी इनका दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना मतलब वो लोग चाह रहे हैं कि अब हम तेल का दाम बढ़ाएंगे। अब ये क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ये क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? पहला नंबर कि ये जो है मतलब अमेरिकन शेल को जो ऑयल है उसको जो है मतलब मार्केट्स आउट करना चाहते हैं, ठीक है। जब बैरल से प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे तो फिर तेल ज़्यादा होगा, तेल ज़्यादा होगा तो दाम कम होगा, दाम कम होगा तो यूजुअली लोग ऑयल को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ उससे थोड़े महंगे यूएस के शेल ऑयल को, ठीक है, ठीक। तो इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन भी आया था ब्रेंट क्रूड क्या है, जो यहाँ पर है ब्रेंट क्रूड क्या है, ये दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ ब्रेंट क्रूड, व्हाट डज इट डिनोट एक्चुअली, ठीक है। ब्रेंट क्रूड क्या है? क्रूड तो तेल का है, क्रूड ऑयल को क्रूड करते हैं, ब्रेंट क्या होता है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको चलो मैं ही बता देता हूँ कि ब्रेंट क्रूड एक ग्रेड ऑफ ऑयल है जो कहाँ मिलता है, नॉर्थ सी में, ठीक है, ठीक। वो स्टैंडर्ड सेट करता है कि उसका जो ग्रेड होता है वो ग्रेड से बाकी जो ऑयल के ग्रेड होते हैं, जैसे कोयले में एंथ्रासाइट होते हैं, बिटुमिनस होते हैं, पेट होते हैं, उसी तरह से इसमें भी बहुत सारे ग्रेड होते हैं। तो एक दो ग्रेड्स के आप मुझे नाम जो है बताएंगे, ठीक है। जैसे कि स्वीट ग्रेड होता है, सावर ग्रेड होता है, एक दो के आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक ना। आप इसको समझेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने लगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो मैं चाहता नहीं हूँ। आई वांट टू फिनिश इट विद इन 30 मिनट्स, पहले सेगमेंट को, उसके बाद अगले सेगमेंट हम डिस्कस करेंगे। और एक जो बात तो इनके सामने आई कि जो रिकवरी ऑफ इकोनॉमी था जो ये चाह रहे थे वो के शेप्ड हो गया, ठीक है। तो ऑयल डिमांड बाउंस बैक नहीं हुआ, ठीक ना। तो अब जब ऑयल का डिमांड नहीं हुआ तो भाई दाम कम जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब के शेप रिकवरी से भी काफ़ी दिक्कत हुआ है। तो मतलब अब इन्होंने जो है मतलब चाहा कि नहीं नहीं हम तो वापस से मतलब प्रोडक्शन पे कब्जा करना चाहते हैं। तो तीन चीज़ें मैं इसमें समझाऊंगा, ठीक। पहला क्या है, तो पहला आपको मैं के शेप रिकवरी समझा देता हूँ, फिर ओपेक प्लस क्या है, फिर ओपेक क्या है, ठीक है, और शेल गैस क्या है, शेल ऑयल, ठीक है। ये तीन चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा ताकि इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं वो समझ लें। इकोनॉमिक्स तो आप सीधा समझ लें कि एक ग्रुप है जिसका नाम ओपेक प्लस है, वो जो मैं भी समझाऊंगा, उसने 4,11,000 बैरल्स पर डे प्रोडक्शन बढ़ाने का डिमांड लिया है, ठीक है, कि हम कोशिश करेंगे इतना बढ़ाएंगे। क्यों? ताकि वो ऑयल को डोमिनेट कर सकें, मार्केट को सस्ते तेल बेचेंगे, सस्ता बेचेंगे, ज़्यादा बेचेंगे, उनकी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात है, ठीक है। प्राइस वार है एक तरह का, ठीक है, प्राइस एंड प्रोडक्शन वार, मार्केट कैप्चर करने का, ठीक। अब के शेप रिकवरी को समझेंगे, ठीक है। जब कोरोना हुआ तो समझ लीजिएगा, कोरोना हुआ तो मैं यहाँ बना देता हूँ, आप इसको देखिएगा। जब कोरोना हुआ तो इकोनॉमी जो चल रही थी हमारी, मान लीजिए वो धीरे धीरे उठ रही थी, एक धड़ाम से गिर गई। तो कुछ लोगों ने कहा, अर्थशास्त्रियों ने, कि जैसे ये गिरी है कोरोना के बाद रिकवरी उसी तरह से हो जाएगी, तो ये वी शेप्ड इकोनॉमी बनेगी। लेकिन ऐसा शुरू में हुआ तो, लेकिन कुछ एक सेगमेंट्स के साथ हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी के साथ हुआ, रिटेल के साथ हुआ, सॉफ्टवेयर सर्विसेज के साथ हुआ, जो उठी, ठीक है। लेकिन कुछ जैसे ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, वो नीचे गिरते चली गई या फिर उतना ही रह गई। पहले उठा तो इसको के शेप्ड रिकवरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आप समझेंगे कि इस तरह की रिकवरी हुई है तो इसको के शेप्ड रिकवरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी उठ गए, बाउंस बैक कर गए वी शेप्ड में, और कुछ वहीं धरातल पे रह गए, मतलब दे वेर फाइटिंग रिसेशन इन देयर फील्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, स्टिल स्ट्रगलिंग, दे नीड असिस्टेंस, उनको असिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझेंगे, ठीक है। रीजंस फॉर डिक्रीज इन ऑयल प्राइस ये मैंने लिख दिया है। अब हम लोग जो है सीधा आएंगे ओपेक और ओपेक प्लस पे, ठीक है। तो ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो देश
पेट्रोल का निर्यात कहते हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो 1960 में जो है बगदाद कॉन्फ्रेंस के द्वारा सऊदी अरबिया, ईरान, वेनेजुएला, कुवैत और इराक ने ओपेक का निर्माण किया, ठीक है, जिसको एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके पास 12 मेंबर है टोटल, ठीक है, जिसमें अल्जीरिया जुड़ गए हैं, कॉन्गो जुड़ गया है, इक्वेटोरियल गिनिया है, गैबोन है, ईरान, इराक, कुवैत तो पहले थे ही, ठीक है, तो ईरान, इराक, कुवैत पहले थे, ये 3 तो पहले से थे। सऊदी अरबिया भी पहले से था, ठीक है। और कौन था, वेनेजुएला था। वेनेजुएला अभी एग्जिट हो चुका है, इससे वेनेजुएला नहीं है अभी इसमें, ठीक है ना। तो वो कहाँ है वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्यों है वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, वो आपको IR में चलाएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन आप समझिएगा कि पहले वेनेजुएला भी था, अभी नहीं है। ये एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और सबसे ज़्यादा प्रूवन रिजर्व्स बताते हैं कि वेनेजुएला में ही है दुनिया में, ठीक है। तो वेनेजुएला है, सॉरी मैं गलत बोल गया, वेनेजुएला अभी भी है, वेनेजुएला है और UAE है, ठीक है, UAE सब जुड़ चुके हैं। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत बोल गया था, वेनेजुएला अभी भी है, ठीक है ना। बात चल रही थी कि उसको हटाने की, मैं भूल गया इस बात को, क्योंकि अमेरिकन प्रेशर है वेनेजुएला पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तेल बेच नहीं पाती है अपना, कोई भी देश अगर वेनेजुएला से तेल खरीदता है तो उस पर सैंक्शंस लगे होते हैं US के। ये एक बड़ी दिक्कत है वेनेजुएला के साथ, ठीक है। वहाँ की इकोनॉमी बहुत ही ऑयल डिपेंडेंट है और इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है अमेरिकन सैंक्शंस से, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि कोऑर्डिनेट, एक तरह कार्टेल है, वो लोग में ऑयल प्राइस फिक्स करते हैं और वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं ऑयल प्राइसिंग से, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, क्योंकि अमीर देश हैं तो भाई वियना ऑस्ट्रिया में जाना बनता है इनका, तो वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया कहाँ पर है ये आप मुझे बता देंगे, ठीक है, किस देश, मतलब किस कॉन्टिनेंट में है और कहाँ पड़ता है, वहाँ कुछ खास है तो वो भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। फिर एक तो ओपेक हुआ, फिर ओपेक के प्लस एक और कार्टेल बनाया गया, ठीक है। जो लोग ओपेक के डायरेक्ट मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग थे तो इन्होंने मिलकर फिर से एक मतलब अलग से बनाया कि नहीं नहीं हमें भी साथ रहना चाहिए। तो 2016 में एल्गियर्स अकॉर्ड होते हैं, ठीक है, और उसमें जो है मतलब साइनिंग वियना एग्रीमेंट साइन होता है, और फिर जो है ओपेक और साथ और 10 जुड़ जाते हैं देश, मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, जिसमें रशिया है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, ब्रूनी है, बहरीन है, मैक्सिको है, ओमान है, साउथ सूडान है, मलेशिया है। तो ये 12 ओपेक मेंबर्स हो जाते हैं अलग से, ठीक है, प्लस 12 ओपेक मेंबर, और ये 10 प्लस 12, ठीक है, तो ओपेक प्लस ये बना, ठीक है, तो 22 हो जाते हैं टोटल। तो इस तरह से आप समझेंगे इस बात को, ठीक ना। फिर ये तो था ओपेक प्लस। तो आप इसमें अलगियर्स अकॉर्ड को याद रखिएगा, बगदाद कॉन्फ्रेंस को याद रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया जहाँ पर इसका आती है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया का अंतर आप जान लेंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग हेमिस्फेयर्स में अलग अलग कंट्री है, ठीक है, तो आप इस तरह समझेंगे। ओपेक प्लस ये रहा। शेल गैस क्या है ये बताता हूँ। शेल गैस जो है ना, एक तरह का नेचुरल गैस होता है जो शेल रॉक में फंसा होता है, ट्रैप्ड होता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, उसमें ट्रैप होता है, ठीक है, और कंपोज्ड ऑफ मिक्सड ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस है, जैसा मैंने बताया, ठीक है। तो इसमें 90 से 70% जो है मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, ठीक है, CH4, ठीक है, ठीक। तो ये होता है, और इसको हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग से निकालते हैं, ठीक है। ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप इस बात को समझिए कि अमेरिका में एक वास्ट रिजर्व है शेल गैस का, जिसका वो आज इस्तेमाल कर रहा है वर्ल्ड ऑयल के प्राइसेस को फ्लक्चुएट और डोमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो ये था ये वाला न्यूज़, ठीक है। इसमें जो खास थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इंडिया ने अभी फ़िलहाल में एक देश से बहुत ज़्यादा तेल खरीदा है, और वो एक न्यूज़ का विषय रहा है। यू प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी, आई विल बी ग्लैड टू नो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है। तो अगला चलते हैं, इंडिया नॉर्थ ईस्ट कोलकाता लिंक वाया म्यांमार, ठीक है। तो इंडिया और नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट कोलकाता से लिंक हो रहा है, कहाँ, वाया म्यांमार। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक। तो ऐसे आपको समझ में आएगा कि म्यांमार यहाँ है और नॉर्थ ईस्ट यहाँ है, बांग्लादेश इधर है, लेकिन कैलकाटा यहाँ है। इस मैच में आप समझिए कि ये म्यांमार हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत, ये मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ होता है, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा भारत हो जाता है इधर, ठीक, एक सेकंड, ठीक, ये भारत है हमारा, ठीक।
ये बांग्लादेश हो जाता है पूरा, आप समझिएगा। तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है वो ब्लॉक हो जाता है किससे, बांग्लादेश से। अब उसके जो फिर सर्कमस्टेंसेस है, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक बोलते हैं इंडिया का, और ये बहुत 22 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर है, इसलिए बहुत वनरेबल हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, जो कि पहले से ही जोग्राफिकली टफ टेरेन है क्रॉस करने के लिए। तो जो टाइम हमें मणिपुर या मिजोरम पहुंचने में लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। आप सोचो यहाँ से अगर चिकन नॉक जाने में 12 घंटा लग रहा है, तो वहाँ से वहाँ जाने के लिए 18 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे ऐसे लग जाते हैं। तो इसको बाईपास करना इंडिया हमेशा से चाहती थी। इसके लिए कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट का निर्माण किया उन्होंने। बहुत सारे अदर भी थे, जैसे कि अगरतला खुरा रेल लिंक है, मोंगला पेट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी कोशिश की गई, जो यहाँ पर है चिटागोंग में, ठीक है, चिटागोंग यहाँ पर है, यहाँ पर है चिटागोंग, ठीक है। तो इस तरह से कोशिश बहुत की गई कि ऐसा हम लोग कुछ करें कि मतलब हमारा काम हो जाए। चिटागोंग यहाँ है, इस साइड में चिटागोंग। तो हमने कोशिश करी कि भाई कुछ ऐसा करे कि हमारा काम हो जाए, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसको बाईपास करने के लिए हमने अब दूसरा तरीका अपनाया है कि कोलकाता से हम सिटवे जाएंगे, और सिटवे से जो है ना पेल्टेवा जो है रिवर क्रूज़ के थ्रू जाएंगे। क्रूज़ मतलब आप समझें शिप्स हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ से पोर्ट निकला, खिदिरपुर पोर्ट है कोलकाता में, ठीक है ना। तो यहाँ से आया और वाया बे ऑफ बंगाल आप यहाँ सिटवे से आप पटेवा गए वाया रिवराइन पोर्ट, ठीक है, रिवर के थ्रू जाएंगे। उसके बाद आप रोड लेंगे और सीधा एजवाल पहुँच जाएंगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट में जहाँ भी हमको सप्लाई करना है वो कर लेंगे, ठीक। ये इंडिया की लुकेस्ट पॉलिसी के तहत भी है, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पहले लुक ईस्ट था, अब है एक्ट ईस्ट, ठीक। दोनों का एक मतलब एक्सटेंडेड वर्जन है, लुक ईस्ट का ही एक्ट ईस्ट एक फर्दर वर्जन है, ठीक है। तो बहुत सारे और लिए बिबिल लिया गया, बहुत है बिसिम है, बहुत सारे तरीके अपनाए गए, लेकिन यही मेन है। तो यही था कि इंडिया का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है ना, मतलब इसको कनेक्ट करता है, और फिर ये सारे डिटेल्ड है इसमें, लेकिन आप इसको समझ लीजिए मोटा मोटी जो मैंने बताया ये है। और ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशन फिलहाल में बहुत कंस्ट्रेंट में आ गए, जिसके कारण और क्या हुआ ये मैं बताता हूँ कि जो है ना इंडिया ने बैन कर दिया। क्यों? गारमेंट्स के जो है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंडिया में वाया लैंड पोर्ट, मतलब रोड के द्वारा आप नहीं ला सकते बांग्लादेश का कोई प्रोडक्ट अब इंडिया में, ठीक है। या बांग्लादेश किसी दूसरे देश फॉर एग्जांपल गल्फ़ में भेजने के लिए इंडिया के रोड रूट का प्रयोग नहीं कर सकता, उसको वाया पोर्ट रूट आना पड़ेगा, सी पोर्ट, जैसे कोलकाता मुंबई है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि वो जो रेगुलर उसके जो मैंडेटेड इंस्पेक्शन उसको पार करना पड़ेगा। पहले बड़ी आसानी से बांग्लादेश ये कर लेता था, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश ने हमारे पहले इंडियन प्रोडक्ट्स को रोक दिया एक्सपोर्ट को थ्रू लैंड पोर्ट, तो इंडिया ने भी उसको अटैक किया, ठीक है। तो इंडिया के यार्न एक्सपोर्ट्स को उन्होंने रोका, तो इंडिया ने उसके आपके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को, गारमेंट्स के जो होते हैं ना उसको रोक दिया है, ठीक है। रेडीमेड गारमेंट्स जो थे उनको रोक दिया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, टिट फॉर टैट है कम्प्लीटली। और बांग्लादेश के साथ जो है ना मतलब ये बहुत ज़्यादा रिलेशन स्ट्रेंथ में है, खास करके अभी जो कूप हुआ है बांग्लादेश में शेख हसीना गवर्नमेंट का, उसके बाद, और उसके बाद माइनॉरिटीज़ के साथ जो वहाँ पे बहुत ही दर्दनाक तरीके से जो हरकतें की गई हैं, दैट इज़ वेरी बैड टू ए नेशन। तो वो जो है मतलब उसके बाद ये हो रखा है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक। और इससे 93% जो है ना बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हुए, क्योंकि वो इंडिया के रूट के थ्रू जाते थे, लैंड पोर्ट का इस्तेमाल करते थे, जैसे त्रिपुरा से निकल गए, कोलकाता से निकल गए, ये सारे अब बंद हो गए हैं, अब ये कर नहीं पाएंगे वो, ठीक, ठीक। तो ये आप समझ लीजिएगा, एक तो ये है। अगला जो है मिसमैच है किसी में मनरेगा कवरेज और डिलीवरी में, कि ये है। तो आप इस बात को इतना दूर नहीं जाइएगा, आप सीधा मनरेगा पर आइएगा, ठीक है। कि जो है ना कि मतलब मनरेगा क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ क्या है ये समझ लीजिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है लिपटेक इंडिया, ठीक है। लिपटेक इंडिया ने सवाल उठाया है कि मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो पूरा नाम है मनरेगा उसका, तो उसके तहत जो है ना मतलब कि रजिस्टर्ड हाउस होल्ड तो बढ़ गए हैं, ठीक है, 8.6% से, यानी कि 13.80 करोड़ पहले थे 2023-24 में, अब 14.98 करोड़ हो गए हैं, ठीक है, 24-25 में। लेकिन एम्प्लॉयमेंट डेज घट गया है, ठीक है, कितना 7.1%, ठीक। तो जो एवरेज एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड है ना, वो पहले 52.42 डे होता था, अब 50.18 डे हो गया है, ये 4.3% डिक्रीज़ है। और एक और बात है कि ओनली 7% हाउस होल्ड जो है ना फुल 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो गारंटीड है ना अंडर एक्ट, वो मिल पा रहा है उसको,
ठीक है। फिर रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी है, जैसे उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान जो है ना शार्प डिक्लाइन है इस समय एम्प्लॉयमेंट डेज में। वहीं महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और बिहार में बढ़ोतरी है। तो इस बात को आप याद रखिए कि ये टेक्निकली ये बदलता रहता है, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाला। ठीक है। मेन चीज़ जो नहीं बदलेगा लॉन्ग टर्म में वो है मनरेगा। मनरेगा 2005 में आई। ठीक है। ये क्या करती है, 100 दिन तक इंश्योर्ड जो है ना वेज एम्प्लॉयमेंट देती है रूरल हाउस होल्ड को। ठीक है। और फंडिंग स्ट्रक्चर क्या है, 90% सेंटर देती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है। और बजट एलोकेशन कैसे होता है, वेरी बेस्ड ऑन डिमांड, जितना डिमांड होगा उतना पैसा दिया जाएगा केंद्र से, यही इसका खासियत है। अगर किसी ने काम मांगा है तो उसको जो है 15 दिन के अंदर काम देना पड़ेगा, नहीं तो कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा उसे, याद रखिएगा इस बात को, दैट ही विल बी हैव टू कंपनसेटेड फॉर नॉट गिविंग वर्क विद इन 15 डेज ऑफ द डिमांड। ठीक है। तो आप वेज भी जो है 15 दिन के अंदर पे आउट हो जाना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को। और वर्कर्स को बेसिक फैसिलिटी भी दी जाएगी, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, शेड एंड फर्स्ट एड। तो ये बहुत ही ध्यान में रखा गया बनाया हुआ चीज़ है। ठीक है। इसके की ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट क्रिएशन, जैसे तालाब, तल, रोड ये सब बनाना, ये मेन चीज़ है। ड्यूरेबल एंड प्रोडक्टिव रूरल एसेट बनाना। ठीक है। तो ये सब तो बताई दिए, जैसे वाटर कंजर्वेशन, स्ट्रक्चर, रोड एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़, नहर, ये सब तो मैंने आपको बता दिए। सोशल इंक्लूजन होना चाहिए, जिसमें पहले प्रायोरिटाइज किसे करना है, वुमेन को करना, शेड्यूल कास्ट को करना, शेड्यूल ट्राइब को करना, ये तीनों प्रायोरिटी बेसिस पर होंगे। ठीक है। फिर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है। ठीक है ना, कि सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। ठीक। तो स्ट्रेंथन करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बाय इन्वॉल्विंग इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो उनको भी इन्वॉल्व करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में। और जो है नेशनल वाइड कवरेज है, 200 डिस्ट्रिक्ट में पहले 2006 में लॉन्च किया गया था, बाद में पूरे देश में इसे किया गया। वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत हाई है, 48% था 2013-14 में, अब 58% हो चुका है 2024-25 में। तो आप सोचिए 10% बढ़ चुका है, इस बात को याद रखिएगा। 48% to 58%। ठीक है। 2014-15, 2024-25। ठीक है। आप इस तरह से ग्राफ बना करके डिनोट करेंगे, समझे, 10% इंक्रीज, तो आपके मार्क्स शूट हो जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक। चैलेंजेस क्या है, बजटरी कंस्टेंट है, सरकार को जो है बहुत कम पैसा देती है, 86,000 करोड़ ही दे रही है मनरेगा में 2024-25 में। ठीक है ना। 2,24 करोड़ रिकमेंडेड था, किसने, पीपल एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी। अब ये पीएच क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये बताऊंगा। डिलेड हो जाते हैं पेज पेमेंट पे, 15 दिन की गारंटी है लेकिन वो भी बहुत देर से मिलता है गरीबों को। तो ये एक तरह का अत्याचार है। एक तो मनरेगा में बहुत कम सैलरी होती है और उसके ऊपर से उसको टाइम पर ना मिले, 15 दिन जो मैंडेटेड है, तो एक तरह का एक्सटॉर्शन है। ठीक है ना, पीड़न, उत्पीड़न जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मनरेगा काम वही करता है जो बहुत ही गरीब होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं है तो धूप में जो है ना फिजिकल वर्क करना पड़ता है। आप किसी तरह का मैकेनाइजेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज़ अ मैनुअल हैंड वर्क। ओके। थ्रू लाइक फावड़ा हो गया, हथौड़ा हो गया, इन सब चीज़ों से ही आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है ना। थ्रू द यूज़ ऑफ ह्यूमन टूल्स, मैनुअली टूल्स जो होते हैं, छोटे मोटे टूल्स होते हैं ना, वो टूल्स होते हैं, मैनुअल लेबर टूल से ही आप कर सकते हैं। मशीनरी जैसे क्रेन ये सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। बुलडोजर ये सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ट्रक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जेसीबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब पेज क्या है, तो पेज क्या है, पीपल एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ठीक है। पहले एक आंदोलन था। ठीक है। एक कोलेशन था, मतलब एक तरह का कोलेशन था। ठीक है। तो उसमें जो है बहुत सारे लॉयर थे, सोशलिस्ट थे, सोशल मतलब वेलफेयर के पीपल थे, सोसाइटी के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, मीडिया प्रोफेशनल थे, और इन सब मिलकर के बनाया कि नहीं हमें जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए मनरेगा। क्यों, तो भाई मनरेगा इम्प्लीमेंट हो गया, इनका डिमांड सही था और मनरेगा इम्प्लीमेंट हुआ 2005 में। लेकिन उसके बाद करें क्या, तो इन्होंने बोला कि नहीं हम बंद नहीं करेंगे अपने आप को, उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे कि ये सब चीज़ें जो हमने करवाई है वो मिलती हैं क्या। असली क्रांति तो यही है कि जो कहा गया है वो मिले। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ राइट, स्पीच, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, ये सब लिखे हुए हैं, अक्सर मिलता नहीं लोगों को। ठीक है। तो होना चाहिए कि मिलना चाहिए। ठीक है। ठीक। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए 2-3 न्यूज़ छोटे छोटे पे पढ़ के फटाक से मैं अगले वीडियो पर आ जाऊंगा। ठीक है ना, मतलब इस वीडियो को ब्रेक करेंगे और फिर अगला वीडियो बनाएंगे छोटा सा। ठीक है। तो ये वाला भी करते हैं फटाक से। नेट FDI सम्स एट 96% इन फाइनेंशियल 2025, 353 मिलियन ही रह गया है नेट FDI। मिलियन कितने जीरो होते हैं, अभी मैंने बताया था 6 जीरो। ठीक है। 96% घट चुका है इन फाइनेंशियल ईयर 2025 में। अब 96% मतलब 4% ही FDI है मेरे दोस्तों, जो पहले होता था नेट FDI। अब नेट FDI का मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फटाक से आप समझ लेंगे। ठीक है। नेट FDI है कि FDI का मतलब बाहरी निवेश। ठीक है। किस चीज़ के लिए,
फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में किसी ने पैसा लगाया, कुछ भी लगाया, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ठीक। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है इनवर्ड जो हमारे भारत में आता है, और दूसरा होता है माइनस आउटवर्ड कर लेता हूँ, मतलब एफडीआई तो प्लस में कर सकते हैं, आउटवर्ड जो बाहर जाता है। फॉर एग्जांपल इनवर्ड कैसे हो गया, अमेजोन ने कांची बाउली में दुनिया का सबसे बड़ा अपना ऑफिस खोला, तो उसके लिए पैसे लगे, तो वो हुआ एफडीआई इनवर्ड। उसके बाद इन्फोसिस ने बोला मान लो कि भाई मुझे इजराइल में एक अपना कंपनी अधिग्रहित करना है, तो उसके लिए कुछ पैसे निकाल लिए, ठीक है। या फिर रतन टाटा ने बोला कि हमने जैगवार का एक और प्लांट लगाना है, लेकिन इंडिया में नहीं लगाएगा, कहीं और लगेगा। अब रतन टाटा जी नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन रतन टाटा जी ने जब भी जैगवार जैसे अधिग्रहण किए थे, तो ये एग्जाम्पल सेट बैठता है। आर्सेलर्स मित्तल ने आर्सेलर्स को खरीदा था, तो कोई एग्जाम्पल मैं इसीलिए इतना सटीक देना चाहता था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वॉज अ ग्रेट मैन। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए इन्फोसिस बाहर कोई अपना एक सॉफ्टवेयर का लगाना चाहता है, उदाहरण के रूप में बोले कि नेपाल एक पिछड़ा देश है और हम यहाँ भी कुछ लगाएंगे। अभी भूटान के मरेसा आए थे, उन्होंने कहा था बॉम्बे में एक मीटिंग करके कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, हम एक इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, ठीक है, इंडियन भूटान बॉर्डर पे। तो बोला कि ठीक है वहाँ लगाएंगे। तो उसके साथ ही क्या हो जाता है कि मतलब ये एक तरह का मतलब आपका आउटफ्लो है, ठीक है। तो जो नेट एफडीआई होता है वो दोनों का ऐसे होता है, इनवर्ड फ्लो माइनस आउटवर्ड फ्लो, ठीक है। अब माइनस जो आउटवर्ड फ्लो होता है ना, मतलब उसमें क्या होता है कि एक तो जो कंपनी जिसने निवेश करी है, फॉर एग्जांपल अमेजोन ने कहा कि भाई मैंने भारत में 500 करोड़ लगाया, 50 करोड़ रुपये फ़ायदा हुआ है मुझे, मैं उसमें से 25 करोड़ रुपया भारत से बाहर ले जाके वापस अमेरिका में रखना चाहता हूँ, दैट्स ऑल वेल एंड गुड। तो ये 25 माइनस हो जाएगा उसमें से, ठीक है। मान लो 500 लाया अमेजोन ने, और ये माइनस 25 तो पहले हो गया कि उसने जो मतलब प्रॉफिट में कमा लिया, ठीक है। फिर इन्फोसिस का उदाहरण दिया मैंने। अब मान लीजिए इन्फोसिस ने कहा कि नहीं मैं तो 400 मिलियन मैं भी बाहर जगह खर्चा करूँगा, तो भाई माइनस 400 हो गया, तो 425 टोटल हो गया, तो नेट हो गया 75, ये हुआ नेट एफडीआई, ठीक है। अब मान लो किसी कंपनी ने आया और 500 करोड़ रुपए लगाए और 5,000 करोड़ रुपये, तो माइनस में चला जाएगा, एकदम ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा हाल हो। तो भारत चाहता है कि नेट एफडीआई हमेशा पॉजिटिव रहे, और उसके पॉजिटिवनेस पर ही जो है दुनिया टिकी हुई है, भारत की अर्थव्यवस्था टोटल, जिसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। अगर बाहर ज़्यादा जाने लगा तो लिबरलाइजेशन का मतलब भारत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जिसके विरोध में उस समय पूरी दुनिया खड़ी थी। भारत की दुनिया इन द सेंस भारत के पॉलिटिकल पार्टीज बहुत वेहेमेंटली अपोज किया था। आप इस बात को समझेंगे, ठीक है। जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया था माननीय नरसिम्हा राव ने, अंडर दी फाइनेंस मिनिस्टरशिप ऑफ, यू विल कमेंट, इसके फाइनेंस मिनिस्टरशिप में मिस्टर नरसिम्हा राव जो कि ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हुए इंडिया के, उन्होंने मतलब इसको कहा। और कुछ लोग बताएंगे कि इस बात को मैं बता दूं कि नरसिम्हा राव काफ़ी ज़्यादा मल्टीलिंग्विस्टिक थे, बड़े विद्वान थे, कितनी भाषा वो बोलते थे या कहाँ उनका जन्म हुआ था, ये कोई मुझे कमेंट करके बताएं। नरसिम्हा राव के बारे में आप पढ़ें और कमेंट करके बताएं, आई विल बी ग्लैड टू नो। आपका नॉलेज एनहांस ही होगा, आपको पता चलेगा कि भारत में कितनी उत्तम क्वालिटी के लोग प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। और जो दूसरे आदमी जो मैंने बोला कि जिनके फाइनेंस मिनिस्टरशिप में, वो भी भारत के प्रधानमंत्री बने बाद में चल के, और वो भी एक भारत के महान प्रधानमंत्री हुए हैं। तो आप उसको दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आई होगी बात जो मैंने आपको बोला। तो नेट एफडीआई 96% सम्प हो गया है, ठीक है, और जस्ट 353 मिलियन रह गया है, ठीक है। तो आप इसको समझिएगा। अब ऐसा क्यों हुआ है, तो ऐसा सबसे बड़ा कारण, एक तो भाई ट्रम्प साहब आ गए हैं, ठीक है, कि ट्रम्प साहब के आने के बाद से बहुत ज़्यादा इधर उधर हुआ। उन्होंने एक टैक्स लगाया है जिसको लिबरेशन डे टैरिफ्स कहते हैं, ठीक है ना, वो वेरी करता है, तो एक उसके कारण हो रहा है। दूसरा मार्केट सेंटिमेंट्स और बहुत सारे अलग अलग कारण हैं, लेकिन मेनली यही कारण है, ठीक है। एक वो वॉर चल रहा है उसके कारण, और दूसरा ट्रम्प जी के कारण। जो वॉर मतलब रशिया यूक्रेन वॉर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है, ये सारे वॉर की सिचुएशन है, इंडिया पाकिस्तान भी भिड़ चुके थे बीच में। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट वॉलेटाइल होते हैं, उनको डर लगता है कि भारत में पैसा हमारा सेफ नहीं है, तो वो पैसा खींच के ले गए। बस इतनी यात्रा रखिएगा, ठीक है, ठीक। एक और दो न्यूज़ पढ़ देता हूँ छोटा छोटा। एक अल्जीरिया ने जो है ज्वाइन कर लिया न्यू डेवलपमेंट बैंक को। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बैंक है जो ब्रिक्स नेशंस ने फाउंड किया फोर्जेला डिक्लेरेशन में 2014 में, ठीक है, और 2015 से ऑपरेशनल हो गया, ठीक है। इसकी हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में, ठीक है। और इसमें जो इनिशियल ऑथराइज कैपिटल था, ठीक है, वो 100 बिलियन था, जिसमें जो सब्सक्राइब कैपिटल था जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था 50 बिलियन था। ये थोड़ा सा पीछे छुप गया है, 50 बिलियन है, 50 बिलियन। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऑथराइज कैपिटल और
सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ठीक है, बहुत ही लल्लू पंजू टर्म है, आप दोनों देखेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। और डिस्ट्रीब्यूट के अंदर फाउंडिंग मेंबर में इक्विटी है, जैसे क्या होता है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक में अमेरिका की बहुत से है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में आपका जापान का भी बहुत से है अमेरिका के साथ, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हम ये इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई डोमिनेट नहीं करेगा, तो सबको बराबर बराबर में इक्विटी था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। कौन सा? सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, ऑथराइज मतलब इतना ऑथराइज ही हुआ है, मैक्सिमम उतना ही हो सकता है, इनिशियल था, बाद में बढ़ गया, ठीक है। कितना बढ़ा ये मुझे बता दीजिए। अब मैंने ये भी बता दिया कि ऑथराइज कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, फिर भी आप बाय डेफिनेशन याद कर लीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें, कभी कभी मोटी चीज़ें नहीं, डेफिनेशन भी देख लेना चाहिए। ब्रिस्क में अब कितने कंट्री होगा ये भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कि ब्रिक्स की कंट्री के मेंबरशिप बढ़ चुके हैं, पहले सिर्फ 5 थे, अब नहीं है इतना, ठीक है। कौन कौन से नए देश मिले हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये आपका टास्क है, प्लीज़ कमेंट में थोड़ा आप भी देखिए। ऐसा क्या होता है कि मैं सब कुछ बोल दूँ ना, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ कुछ आपको वर्क करना चाहिए, और ये मोडस ऑपरेंडी है जो बेस्ट वर्क करता है। इट्स लाइक प्लेइंग ए गेम, कुछ फिल मैंने कर दिया है, ठीक है, एक तरह का बोर्ड है, ठीक है, इस पर कुछ मैंने फिल कर दिया है और कुछ आपको फिल करने के लिए दे दिया है, ठीक है ना। तो वो जो है ना एक तरह का पजल सॉल्व करना हो गया। और ये देखिएगा आप इस तरह से गूगल आउट करिएगा, आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ेगा। मैंने पर्सनली ट्राई किया है इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे टॉपर्स को मैं जानता हूँ, ठीक है, जिसमें यूपी के ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे अनुज थे, हमारे साथ थे, उनका भी ये मेथड था। सो आई नो मैनी पीपल। हाँ, नवीन था मेरा दोस्त, ऑल इंडिया रैंक 324, ठीक है, IAS है, बिहार पटना में, अभी यहाँ पर गया में ट्रांसफ़र है DDC की पोस्ट पे, उनका भी यही मेथड था। तो दे यूज्ड टू सर्च इट, ठीक है। तो आप भी थोड़ा थोड़ा, मैं इसीलिए बताता हूँ कि ये सर्च कीजिए, ये आप जब सर्च करिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपने समझा कि ये क्या है, ठीक है, और नए मेंबर क्या है। तो ये टोटली एक करंट अफेयर टाइप का न्यूज़ था, तो ये मैंने बता दिया। कोंकण रेलवे का जो है ना मर्जर होने वाला है किसमें, इंडियन रेलवे में, ठीक है। कोंकण रेलवे क्या है, तो कोंकण एरिया है, आप बता देंगे कोंकण क्या है। कोंकण कोस्ट है, भारत में 4 कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट में सबसे नीचे है मालाबार, उसके ऊपर है कनरा, उसके ऊपर है कोंकण, ठीक है, 3 ये हो गए। और ये चौथा आप बता देंगे काठियावाड़ कोस्ट हो जाता है, जो बॉम्बे वाला के ऊपर चला जाता है, ठीक है, गुजरात कोस्ट काठियावाड़ है, ठीक है। तो आपको चारों बता दिया मैंने। पहला कौन सा बताया, मालाबार, दूसरा कनरा, तीसरा कैनरा बैंक भी है कनरा के नाम पे, ठीक है, तीसरा कोंकण, और चौथा जो बोला काठियावाड़ आ जाएगा ऊपर में, ठीक है, महाराष्ट्र के ऊपर जो थोड़ा सा काठियावाड़ का कोस्ट आ जाता है, ठीक। तो ये आप समझ गए कि क्या मैं बह रहा हूँ, ठीक। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक ना, जो मैंने बोला। तो ये रहा आपका 2 गैप्स भी है, तो वो छोड़िए, सीधा आ जाइए कि कोंकण रेलवे इसलिए बनाया गया था क्योंकि वेस्टर्न घाट्स के टोपोग्राफी काफ़ी टफ है, उसके लिए एक स्पेशल रेलवे डिवीज़न की ज़रूरत थी, तो इन्होंने एक स्पेशल रेलवे एंटिटी ही बना दी थी कोंकण रेलवे। कब? 1990s में, ठीक है। 1990s के बाद उसके बाद 1998 में उसको ऑपरेशनल कर दिया, और काफ़ी अच्छा काम भी किया इसने, ठीक है, ठीक। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म देखा होगा, तो वो जो सीनिक ब्यूटी है वो जिस दूध सागर फॉल पे, आप बता देंगे दूध सागर फॉल किस स्टेट में, ये मुझे आप करके बताइएगा कमेंट, ठीक है। दूध सागर फॉल किस स्टेट में, आप मुझे कमेंट करके बताइए। दूध सागर फॉल का वो फोटो है, ठीक है। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म देखी होगी तो आपने देखी होगी, ठीक है। तो अब उसका मर्जर किस में होने वाला है, इंडियन रेलवेज़ में, ठीक है। तो ये कहाँ से चलता है, ये एक रोहा स्टेशन है, यहाँ दिखा देता हूँ मैप में, ये रोहा है, रोहा से चलता है मैंगलोर, और उसके आगे केरला को कनेक्ट करता है। केरला के स्टेक हैं इसमें, ठीक है। केरला के स्टेक कितने हैं, 6% हैं, ठीक ना। सबसे ज़्यादा है भारत सरकार के 51%, फिर महाराष्ट्र के 22, कर्नाटक के 15, और गोवा के एंड केरला के 6% है, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए गोवा छोटा देश है, राज्य है, और केरला बड़ा, तो उसका है, ठीक है, ठीक। तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ ताकि ये बड़ा ना हो जाए, ठीक है। अगला वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो अगला वाला मैं इसके साथ कंटिन्यू करूँगा, लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ ताकि वीडियो छोटा रहे। इसको शायद हम क्लब भी कर दें आपस में, बट आई एम स्टॉपिंग हियर। थैंक यू फॉर बीइंग विथ माय फ्रेंड्स, टेक केयर, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।